इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है। यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए। इंडिया जो है उसने इकोनॉमी के एतबार से बहुत तरक्की की है। उन्होंने अमेरिका से भी अपनी दोस्तियां बना ली हैं, उन्होंने रशिया के साथ भी अपनी बड़ी एट पार ताल्लुकात रखे हुए हैं। बड़ा क्लियर है कि इंडिया जो है वो अब एक इंटरनेशनल पावरफुल कंट्री के तौर पे एक दूसरे क्लब में आ गया है, जो क्लब जो है वो पाकिस्तान और साउथ एशिया में बैठे हुए लोग जो हैं जिस तरीके से देखते हैं उसको बहुत पीछे छोड़ के आगे निकल गया। और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के पास इस टाइम आईएमएफ के अलावा ऑप्शन नहीं है। 4 करोड़ मांगने वाले इस वक्त पाकिस्तान में, 24 करोड़ आबादी है, 7 करोड़ इसमें से तो ये मैं दोनों की बात कर रहा हूं, 3 करोड़ तो स्कूल बच्चे नहीं जा रहे, 4 करोड़ भिखारी है। उन्होंने अदादो शुमार बताया, उन्होंने कराची के अंदर एक भिखारी जो है 2000 रुपया डेली बेस पे कमाता है। आईएमएफ की तरफ 24वीं दफा हम जा रहे हैं, 24वीं दफा प्री रिक्विजिशंस जो हैं हम लोग अभी पूरी कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं है। यानी अगर किसी घर के अंदर भी किसी आम शहरी ने अपना घर चलाना हो और वो 24वीं दफा उधार लेने जा रहा हो और दुकानदार उसे बोले कि पहले दूसरे दुकानदारों से पूछ के आओ कि वो घर पे दस्तक नहीं देने लग जाएंगे, तो फिर बंदा सोचता है कि 25वीं दफा हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यूएनएफसी की परमानेंट फीड दे देनी चाहिए। मतलब ब्रिटेन अब कोई ग्रेट ब्रिटेन नहीं रहा है, ब्रिटेन की ना तो इकोनॉमी भारत से अच्छी है, ना ही ब्रिटेन की सैन्य शक्ति भारत से अच्छी है, तो ब्रिटेन अभी तक क्यों यूएनएफसी की परमानेंट फीड पर बैठा हुआ है, जबकि मुकाबले में तो भारत के सामने ब्रिटेन कहीं पे भी नहीं टिकता। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सुपर पावर है और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो यूएनएफसी की परमानेंट फीड का असली अधिकारी भारत है, ना कि ब्रिटेन। तो यूएनएफसी में तत्काल बदलाव किए जाने चाहिए और ब्रिटेन को हटाकर भारत को परमानेंट फीड दे देनी चाहिए। और वैसे भी ब्रिटेन ने आज तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब ब्रिटेन जानता ही नहीं है कि शक्तियों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। मतलब वीटो को आज तक ब्रिटेन ने इस्तेमाल नहीं किया जब से ब्रिटेन को वीटो पावर दी गई है। और अगर भारत को ये पावर दी जाती है तो भारत मानवता की भलाई के लिए इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा, जो कि कोई और देश नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए भारत को परमानेंट फीड दे देनी चाहिए, क्योंकि भारत उसका असली अधिकारी है। ये कहा किशोर महबूबानी ने। इसे सुनकर ब्रिटेन वालों और पाकिस्तानियों को भी बड़ी तगड़ी मिर्ची लगी होगी कि भाई ये क्या बोल दिया। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है। ये बात कही गई है, ये कहा गया है, और ये कहा है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स परमानेंट जो चीफ बनते हैं उन्होंने। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो खबर इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि उनका कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बात किसने कही है, वो है किशोर महबूबानी। अब किशोर महबूबानी को जब आप देखते हैं तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में बिटवीन 1984 एंड 1989। फिर इसके अलावा वो 1984 से 1998 से 2004 तक भी रहे, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो बिटवीन 2001 एंड 2002 रहे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर एक्स प्रेसिडेंट आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का, और यहाँ तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफर कर दे इंडिया को, तो ये एक बड़ी खबर है। अगर वो सिर्फ डिप्लोमेट होते, देखिए ना, जैसे कहा जा रहा है कि सिंगापुरियन डिप्लोमेट, क्योंकि हैं वो सिंगापुर के, और सिर्फ सिंगापुरियन डिप्लोमेट ही नहीं है। अगर मैं आपको कुछ और उनकी हिस्ट्री बताऊं, क्योंकि अगर ये बात कही जाए या कही जा रही है कि देखें वो बीइंग अ हिंदू, वो ये बात कर रहे हैं कि एक हिंदू होने के नाते उन्होंने इंडिया को प्रेफर किया है या इंडिया को सपोर्ट किया है। ये हम उस वक्त कह सकते थे या कोई कि अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती, इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता, और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे देखें ये तो इंडिया का कोई है ही नहीं इसमें, तो ऐसे ही इन्होंने मुंह उठा के ये बात कह दी, ये तो क्योंकि ये हिंदू हैं या ये इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का वहाँ से है बैकग्राउंड, तो इसलिए इन्होंने ये बात कह दी। हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी स्टेटस वो बन चुका है, और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये
उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, बात ये है। तो इसलिए उनका ये कहना फिर जोर रखता है। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, और इसमें ये कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज और कुछ ऐसे कंट्रीज, क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए? तो मसला ये है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहां पर जो है वो जंग लगी हुई है। तो ऐसा कंट्री जहां पर जंग लगी हो उसका वो स्टेटस नहीं रहता। दुनिया का कोई भी कंट्री, वो जितना भी ताकतवर और पावरफुल होगा, वो उसका स्टेटस कम हो जाएगा अगर वो जंगजदा है। जंगजदा इलाका कहा जाता है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच इस वक्त जंग चल रही है। तो इसलिए जो है, और फिर इस वक्त आप बाकी कंट्री उसको जब आप पीछे रख दें तो इंडिया वाकई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन थर्ड बड़ी पावर है, थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड ये कहा जा रहा है। ये है कि इंडिया जो है वो अब रीजनल से निकल के तो ज्यादा एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे जो है वो अपनी स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है, जो उन्होंने जोर दिया। और जाहिर है उसमें उन्होंने जो अपना फौरी तौर पे जो कॉम्पिटिटर है उसको चाइना को करार दिया। तो इस हवाले से जो इंडिया की थर्ड जो लार्जेस्ट ग्रोइंग पावर है इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक या पार्टनरशिप के हवाले से, उसको सामने रखते हुए तो उसमें जाहिर है कि ये एक बड़ा क्लियर है कि इंडिया जो है वो अब एक इंटरनेशनल पावरफुल कंट्री के तौर पे एक दूसरे क्लब में आ गया है, जो क्लब जो है वो पाकिस्तान और साउथ एशिया में बैठे हुए लोग जो हैं जिस तरीके से देखते हैं उसको बहुत पीछे छोड़ के आगे निकल गया। और उसमें बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग किस्म की जो चीज़ें हैं, मसलन उन्होंने ये जोर देने की कोशिश की कि बुनियादी तौर पे साउथ एशिया के अंदर इंडिया के अलावा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड हैं, 47 के बाद बनी हैं, उसमें पाकिस्तान हो 47 में या 71 बांग्लादेश हो या इस तरह। तो उनका उस तरीके से जो है वो जिस तरीके से अपने आप को प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता। लेकिन एट द सेम टाइम जो इंडिया की रिमार्केबल अचीवमेंट है वो है इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स में, वो इंडो पैसिफिक में आप देख लें या साउथ एशिया में देख लें या इंटरनेशनली देख लें, हर जगह पे ऑस्ट्रेलिया से लेके जापान तक जो अलायंसेस में वो दाखिल हुए, या जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ उनका वो बढ़ रहा है, जो इंटरेक्शन है, उसको अगर आप सामने रखें तो जाहिर है कि वो फिर जैसा कि मैंने कहा कि एक नेक्स्ट अगला स्टेज है जिसमें पाकिस्तान कहीं नहीं आता।